ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हंग है फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और वहां पर कोई एक पॉइंट पर मैंने एक पुली के सहारे मैंने एक मास m को लटका दिया, जिस मास का टोटल मास जो है दैट इज 12.8 kg। ठीक है, तो सवाल यहां पर यह है, जो ए और बी में अगर वर्टिकल डिफरेंस जो है वो है मेरा h मीटर, तो इक्विलिब्रियम के लिए मेरा धागे में टेंशन T कितनी होनी पड़ेगी और H कितनी है दोनों केस में। क्या टेंशन हमारा H पर डिपेंड करता है या नहीं, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ H भी हमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये सारे बात जो है वो हमें यहां पर देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इट इज नॉट a catenary and hence string will be straight। ये देखने पे फिगर जो दिया हुआ है वो भले ही कैटेनरी जैसे दिया हुआ हो, कोई एक पॉइंट पे लोड करने पर हमारा किसी भी हालात पर ये कैटेनरी नहीं बनेगा, और कैटेनरी नहीं बनेगा तो यहां पर स्ट्रिंग इस तरीके का कर्व्ड शेप नहीं लेगा। कर्व शेप लेने का कारण ही यह है, जो वो हमारा हर पॉइंट पे इनफाइनाइटसिमली लोडेड है, ड्यू टू इट्स ओन वेट इट टेक्स द कर्व्ड शेप। बाकी में एक मास को हैंग करने पर यह हमारा कैटेनरी नहीं बनेगा, और पुली और स्ट्रिंग दोनों हमारा स्मूथ होने के कारण T will be same everywhere। T जो होगा that will be same everywhere। तो अब इसका जो रियल फिगर है वो हम ड्रॉ करते हैं। अब इसका जो रियल फिगर है वो हम ड्रॉ करते हैं। So let's look at the scenario। धागे में टेंशन T है, तो यहां पर ये वाले पॉइंट पर भी T लगेगा और ये वाला पॉइंट पर भी T लगेगा। मान लो यहां पर ये एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ θ1, यहां पर वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है θ2, और इसके अलावा डाउनवर्ड यहां पर 128 न्यूटन जितना फोर्स जो है, सॉरी मैंने यहां पे थोड़ा गलत लिखा हूं, दिस इज 1.28 kg, सॉरी दिस इज 1.28 kg मास। इसका वेट जो दिया हुआ था वो 12.8 दिया हुआ था, सॉरी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, और एक चीज भी मैंने मिस किया हूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है, लेंथ जो है वो दिया हुआ है हमारा 15 मीटर, जिसका टोटल लेंथ है वो हमारा दिया हुआ है 15 मीटर। खैर, सो टेंशन दोनों पॉइंट पे इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे हॉराइजॉन्टल इक्विलिब्रियम से जो T sin θ1 प्लस T sin θ2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू T sin θ1 must be equals to T sin θ2, तो दैट विल इंप्लाई θ1 विल बी इक्वल्स टू θ2, यानी दोनों केस में वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा वो तो हमारा इक्वल ही बनेगा। और इसके अलावा मैं और एक चीज लिख सकता हूं, जो क्योंकि टेंशन इक्वल है और थीटा भी इक्वल है, तो अब मैं लिख सकता हूं 2t cos θ मस्ट बी इक्वल्स टू 12.8, तो t cos θ की वैल्यू हो जाएगी 6.4। Now let us draw this triangle। Please try to realize, जो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारा सिमिलर है तो ये हमारा है x, और ये अगर हमारा 9 - x है, सो यहां पर एंगल अगर थीटा है, यहां पर भी अगर एंगल थीटा है,
तो मैं ये वाला लेंथ को सिंपली लिख सकता हूं 9 बाई एक्स बाई साइन थीटा, और ये वाला लेंथ को मैं लिख सकता हूं 9 माइनस एक्स बाई साइन थीटा। सेम रेशियो पे जाएगा लेंथ्स, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। बट सम ऑफ द टोटल लेंथ हमें दे रखा है 15, तो एक्स बाई साइन थीटा प्लस 9 माइनस एक्स बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 15, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 9 बाई 15 यानी 3/5। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 4/5। नाउ पुट इट बैक हियर, T will simply come out to be 8 Newton and H का यहां पर कोई खेल ही नहीं है, कोई भी हाइट के लिए यहां पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। दिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ H। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया, जो फिगर चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, जब तक हमारा स्ट्रिंग में मास नहीं होगा तब तक जो है हमारा किसी भी हालात पे कैटेनरी नहीं बनेगा, और कैटेनरी नहीं बनने पर यहां पर कोई भी कर्वेचर संभव है ही नहीं। द स्ट्रिंग्स विल बी स्ट्रेट एंड टेंशंस जो होंगे, हमारा अगर पुली वगैरह सब कुछ स्मूथ है तो सिंपल सी बात है, जो हमारा टेंशंस हर पॉइंट पे इक्वल ही होने वाला है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रफ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखी हुई है, ठीक है, एंड उसके साथ एक रोप कनेक्टेड है। वो रोप का जो मास है वो है मेरा 2 kg और उसका लेंथ जो है वो है हमारा 4 मीटर। रोप का जो टॉप एंड है वो राइट नाउ, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 2 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो सवाल यहां पर ये है, जो मैं ये वाला ब्लॉक को राइट नाउ कितना फोर्स से पुल कर रहा हूं और मैं कितना एंगल जो है वो एंगल में यहां पर बना रहा हूं, ये पहला फंडा है। दूसरा फंडा ये है, जो अगर हमारा ब्लॉक जो है वो तभी केवल और केवल मूव करता है जो हमारा इसके ऊपर जब हॉराइजेंटल फोर्स है वो मेरा 37.5 न्यूटन या फिर उससे ज्यादा हो, तो ऊपर वाला एंड को मैं कितना नीचे लेकर आऊंगा जो कि ये वाला ब्लॉक हमारा स्लिप करना चालू हो जाए, ठीक है। अब रफ सरफेस के साथ ब्लॉक का क्या रिलेशन होता है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन में दिया हुआ हूं, जो इतना फोर्स हॉराइजेंटली लगाना पड़ेगा तब ये ब्लॉक जो है वो हमारा मूव करने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये रोप का जो यहां पर जो टेंजेंट है वो हमारा हमेशा हॉराइजेंटल है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूं, मैं ये जो मेरा रोप है, ये रोप का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार के लिए ड्रॉ कर लेता हूं। सो मान लो यहां पर जो है, यहां पर है मेरा T0 हॉराइजेंटल फोर्स, और यहां पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो मान लो है F, और ये वाला एंगल जो बनता है वो है थीटा। नाउ ये F भी तो एक टेंशन ही है, तो नाउ लेट्स टेक इट एज अ T1 और से सिंपली T, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये वाला एंगल को मैं मान लेता हूं θ0, राइट। एकदम जो ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल को मान लेता हूं मैं θ0। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान दो, जो हमारा हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है उस पर तो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। तो व्हाट आई कैन राइट इज T cos θ0। इसको एक स्पेशल नाम दे देता हूं, चलो T तो मैं जनरल T लूंगा, T1 ले लो, चलो T1 cos θ0 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू T0, और T1 sin θ0 ये इस पूरे के पूरे रोप का जो हमारा वेट है वो बैलेंस करना चाहिए। सो T1 sin θ0 मस्ट बी इक्वल्स टू mg,
so that must be equals to 20. So इन दोनों को मैं सिंपली अगर डिवाइड करता हूं तो व्हाट आई गेट इज tan theta naught is equals to 20 upon t naught. That is what I can write. अच्छा, कोई भी जनरल जगह पर अगर मान लेता हूं मेरा टेंशन T है और जहां पर हॉराइजेंटल के साथ एंगल बनता है थीटा, प्लीज ट्राई टू रियलाइज T cos थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और दूसरा हम लोगों ने और एक चीज भी लिखे थे और कांस्टेंट का वैल्यू भी हम जानते हैं टी नॉट। टी साइन थीटा जो होगा, टी साइन थीटा जो होगा वो हमारा वेरी करेगा एंड डी ऑफ टी साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डीएल इंटू जी। कोई भी अगर हम एलिमेंटल टुकड़ा काटे, ये जो है ये फंडा मैं क्वेश्चन नंबर 4 से हायर कर रहा हूं, तो वहां पर दो रिलेशन हमारे पास आ गया था। जो हमारा हॉराइजेंटल पार्ट है, दैट हॉराइजेंटल पार्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, और जो हमारा वर्टिकल है उसका वेरिएशन यानी डी इंटू टी ऑफ साइन थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा डीएल इंटू जी। ठीक है। अच्छा, बाय द वे डीएल जो है वो ये है, ये डीएल वाले को अगर मैं थोड़ा बाहर लेकर आता हूं तो वी हैव टू रियलाइज वन थिंग ऑल्सो, ये डीएल है और ये मेरा थीटा है, ये है मेरा डीवाई और ये है मेरा डीएक्स। हॉराइजॉन्टल के साथ एंगल मेरा यहां पर थीटा है, तो डीवाई और डीएल में एक रिलेशन जो है वो भी मैं यहां पर डायरेक्टली बना सकता हूं। थोड़ी देर में बनाता हूं, एक बार के लिए रुक जाओ बस। अच्छा, टी को मैं क्या लिख सकता हूं? टी नॉट बाई कॉस थीटा। टी नॉट तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो टी नॉट इंटू डी ऑफ टेन थीटा दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएल? इट कैन बी रिटन एज डी वाई बाई साइन थीटा इंटू जी। सर आपने dy के टर्म्स में क्यों लिखे, dx के टर्म्स में क्यों नहीं? क्योंकि मुझे यहां पे टोटल हाइट y के बारे में आइडिया है, ये हॉराइजेंटली कितना दूर है मुझे इसके बारे में डेफिनेटली कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट इज टी नॉट इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज लैम्डा जी बाई साइन थीटा इंटू डी वाई। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू इंटीग्रेट। तो मेरे पास ये आ जाएगा जो टी नॉट इंटू साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा जी इंटू डी वाई। ठीक है। अच्छा, ये वहां सिंपली आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। तो टी नॉट इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा मूविंग फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट? क्योंकि यहां पर जो है वहां पर हमारा टेंजेंट हॉराइजेंटल है, यानी हॉराइजेंटल के साथ एंगल जो बनेगा वो 0 बनेगा। That can be written as lambda g into integral dy and y varies from 0 to 2. That I can write. Integral sec theta tan theta is nothing but sec theta and sec 0 is 1. So the relation that I am going to get is t naught into sec theta naught minus 1 is equals to 2 lambda g. That is the one relation that we can write. ठीक है, that we can definitely write. और दूसरा जो मैं एक चीज लिख सकता हूं
जो मेरे पास टी नॉट इंटू टेन थीटा नॉट जो है, टी नॉट इंटू टेन थीटा नॉट, that is coming out to be equals to 20. अच्छा, बाय द वे लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इज 2/4, लैम्डा इज 2/4, ठीक है, क्योंकि टोटल 2 kg का मास है, लेंथ है L, तो मेरे पास ये आ जाएगा लैम्डा जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2/4। तो उसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूं 10, ठीक है। Now we have to simultaneously solve these two equations. Now we have to simultaneously solve these two equations to get the value of this. So मेरे पास आ जाएगा tan theta naught by sec theta naught minus 1 is equals to 2. ठीक है, and now let's multiply it by cos. So sin theta naught by cos theta naught minus 1 that is equals to 2. मेरे पास ये आ जाएगा, and नहीं सॉरी, this is 1 minus cos theta naught, सॉरी, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। And now we have to solve for theta naught. क्या आएगा मेरे पास, एक बार अगर हम लोग यहां पर ध्यान दे, सो मैं यहां पर देख पा रहा हूं साफ साफ, ऐसे में कैलकुलेशन तो कर ही सकता हूं, इसका स्क्वायरिंग कर दो, फिर साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दो, या फिर थोड़ा सा इंस्पेक्शन से देख लो। साफ साफ साइन थीटा नॉट जो है वो है मेरा 4/5, साइन थीटा नॉट 4/5 है, कॉस थीटा नॉट 3/5 है, तो 4/5 माइनस 2 यहां पर 2/5 आएगा, तो बाय इंस्पेक्शन में डायरेक्टली लिख सकता हूं। अगर वरना इसको सॉल्व करना तुम लोगों को आना चाहिए, दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिगो, साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू 4/5, सो थीटा नॉट विल बी इक्वल्स टू 53 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। थीटा नॉट जो है वो हमारा है 53 डिग्रीज, और थीटा नॉट को अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है टी नॉट की जो वैल्यू आएगी, tan 53 इज 4/3, तो टी नॉट जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 15 न्यूटन। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 15 न्यूटन, राइट। और ब्लॉक का अगर हम इक्विलिब्रियम के बारे में सोचें तो यहां से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हॉराइजेंटल इक्विलिब्रियम के लिए ग्राउंड जो है इसको बैकवर्ड 15 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहला 2 पार्ट हमारे पास आ चुका है, वो है थीटा नॉट जो है वो 53 आ गया है, टी नॉट जो है वो हमारा 15 न्यूटन आ गया है। बाय द वे T1 कोई पूछेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, वी नो T1 इंटू 3/5 विल बी इक्वल्स टू टी नॉट, तो T1 जो हमारे पास आ जाएगा यहां पर से साफ साफ मैं लिख सकता हूं, T1 जो आ जाएगा 15 और यहां पर हो जाएगा 3/5, सो T1 विल बी इक्वल्स टू 25 न्यूटन, यानी मैं जो फोर्स लगा के खींच रहा हूं वो है मेरा 25 न्यूटन, ठीक है, राइट। अब लास्ट पार्ट, यहां पर ये बोला है जो मैंने ऊपर वाला एंड को नीचे ला रहा हूं और इस तरीके से नीचे ला रहा हूं, जो कि ये अभी भी जो लोअर एंड पे हमारा टेंजेंट हो वो हमारा हॉराइजेंटल ही रहे। तो ये अगर हमारा हॉराइजेंटल रखना है तो अब मुझे जो हाइट पे खींचना है वो हाइट h हमारी कितनी होनी चाहिए। देखो कैटेनरी वाले सवाल कोई भी अगर हमें करना हो तो उसमें हमारे हाथ में केवल 2 हथियार होते हैं। प्लीज ट्राई टू रियलाइज इन दोनों के अलावा हमारे हाथ में और कोई हथियार तो होता नहीं है। अच्छा, यहां पर जो हमारा टी नॉट की वैल्यू है लास्ट वाले पार्ट के लिए, इसको जस्ट स्लिप कराने के लिए
टी नॉट की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 37.5 न्यूटन। ठीक है, टी नॉट की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 37.5 न्यूटन। सो व्हाट आई कैन राइट इज टी नॉट, यहां से ही लिख रहा हूं, इंटू डी टेन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डीएल इंटू जी। अच्छा, एक तो मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, एक तो मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूं। मान लो अब जो ऊपर पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फा, मान लो, ठीक है। तो ऊपर वाला एंगल से मैं डायरेक्टली अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रल ऑफ डी tan थीटा इज नथिंग बट tan थीटा एंड दैट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू अल्फा। तो पहला इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, टी नॉट इंटू tan अल्फा इज लैम्डा एल जी। ये तो मैं सिंपल लिख सकता हूं। और दूसरा मैं ये लिख सकता हूं, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करके ये वाला फॉर्म पे लिखता हूं तो मेरे पास जो आएगा, यहां से मैं सीधा यहां पर जा रहा हूं, ये सारे इंटीग्रेशन सेम होता रहेगा, बस यहां पर चेंज होगा, ये 0 टू अल्फा होगा और ये 0 टू h हो जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी व्हाट आई विल राइट इज टी नॉट इंटू sec alpha minus 1 is equals to lambda hg. That is what we can write. So यहां से अगर हम ध्यान दें, सब कुछ टी नॉट का वैल्यू अब हम जानते हैं 37.5। लैम्डा इंटू एल इज द टोटल मास दैट इज 20, 2 इंटू जी, राइट। सो tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 37.5। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं थोड़ा, दैट विल बी, इसको अगर मैं कंप्यूट करूं तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 8 बाय 15। Am I right? Yeah, I'm right. 8 by 15. Now tan अल्फा का वैल्यू अगर हमारा 8 by 15 है तो cos अल्फा की जो वैल्यू आएगी, we know under root 8 square plus 15 square is 17 square, मतलब under root of 8 square plus 15 square is 17. So cos alpha will come out to be equals to 15 by 17. And now substitute it over here. So 37.5, 17 by 15 minus 1 equals to lambda hg. Lambda is a 2 by 4 into g into h. So it will come out to be 2 by 15. So what we will get is, यहां पर आ जाएगा 2 by 15, so this will be 5 और यहां पर भी आ जा रहा है 5, तो h will simply come out to be 1 meter, यानी वर्टिकल के साथ जो मुझे हाइट बनानी है that will be equals to 1 meter to make the block slip, keeping the lower end horizontal. Okay दोस्तों, so it's a catenary जिसका लेंथ है, रोप जो है उसका लेंथ है 12 मीटर दे रखा है, और जो वहां पे जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो कि सेम हमारा हॉराइजेंटल लेवल पर है, उनमें जो एंगल बनाता है दैट एंगल is given to be equals to 37 degrees, यानी sin theta equals to 0.6. तो what we have to find is, we have to find the sag, यानी मिड पॉइंट जो है वो हमारा जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का हॉराइजेंटल लेवल है वहां से कितना नीचे आया है। तो इसका एक पर्टिकुलर टर्म है दैट इज कॉल्ड द सैग, एंड वो जो हमारा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होने वाली है। ठीक है, इट्स अ यूनिफॉर्म रूप दैट इज ऑल्सो गिवन, राइट। मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था वो पहले वाला कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा। सो वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द हाफ फ्री बॉडी डायग्राम लाइक दिस, एंड देन वी रियलाइज this particular question is nothing but the previous question only, and
यहां पर जो हमारा टेंशन है वो T1 मान लो, यहां पर दिस एंगल इज थीटा नॉट, दैट इज 37 डिग्री, और यहां पर जो है वो तो हमारा हॉराइजेंटल होगा ही होगा। हम लोगों ने एक्चुअली बहुत कुछ काम कर रखे हैं, तो इसीलिए गेम बहुत सिंपल होगा। अगर हम लोगों को डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन स्टैंड अलोन फॉर्म में दे दे तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, यानी पहले हमने जो जो करते आए हैं उन सबको मैं इस्तेमाल करते जा रहा हूं, वरना वो सारे चीज को मुझे डिराइव करता हुआ जाना पड़ेगा। सो वी टेक दिस एज अ ओरिजिन एंड दिस इज द हाइट d. The total length L will be equals to 6 मीटर over here. ये हम लोगों ने आधा पार्ट के लिए देखे हैं। एंड जो इसका मास पर यूनिट लेंथ है, that mass per unit length will be equals to lambda, say कुछ मान लिया मैंने, I don't know. So what I have, जो कोई भी जनरल पे अगर मान लो हमारा थीटा एंगल बनाता है तो T cos थीटा will be equals to T naught and D of T sin theta, that will be equals to lambda dl into chi. And again keep the T naught outside, so what we have is T naught into D of tan theta is equals to lambda dl into chi. Now we integrate it into two ways. Again, एक तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन में यहां पर तो थीटा हमारा 0 है, क्योंकि नॉर्मल कैटेनरी का जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है वो तो हमारा हॉराइजेंटली होगी। तो एक तो हमारा जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है दैट विल गिव T नॉट tan थीटा नॉट विल बी लैम्डा LG, जहां पे L हमारा 6 मीटर है। एंड दूसरा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको एक्चुअल में डिफरेंशिएट कर दो, T नॉट इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड ऑल्सो राइट DL एज dy बाई साइन थीटा इंटू G. सो इसको इंटीग्रेट करके व्हाट वी नो इज दैट T नॉट इंटू सेक थीटा नॉट minus 1 will be simply lambda d into chi. This is what we can write. And now we simply divide the two values, because we know theta naught here. As we know theta naught, what we can write is d by L will be sec theta naught minus 1, that divided by tan theta naught. And theta is 37, so cos 37 is nothing but a 4 by 5, so this will be 5 by 4 minus 1, and tan 37 is nothing but a 3 by 4, so this will come out to be equals to 1 by 3. Now L is 6, so D will simply come out to be equals to 2 meter. यानी the vertical sagging that is going to occur is equals to 2 meter. देखो, stand alone point of view से this question is a very tough question, but क्योंकि हम लोगों ने एक जेनरिक फंडा जो है वो हमने डिराइव कर लिए हैं, इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन अब आसान बन चुका है। ठीक है, अब लास्ट वाले पार्ट पे बोला है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा कर्व्ड है लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे, तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट या फिर एक पार्ट के बारे में भी बोल सो इसको, कैन बी कंसिडर्ड एज अ सर्कल of radius r.
It can be considered as a circle of a radius r. ठीक है। अब ये नीचे का जो बहुत छोटा सा टुकड़ा है, ये बहुत छोटा सा टुकड़े को हम लोग यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके देखने का कोशिश करेंगे। नाउ रियलाइज, मान लो यहां पर हमारा वो छोटा सा टुकड़ा है और सेंटर पे जो एंगल बनाता है, वो सेंटर पे जो वो एंगल बनाता है, वो एंगल हमारा बनाता है डी फाई। ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको अगर मैं रो मान लेता हूं, आर मान लेता हूं, कैपिटल आर, तो इसके ऊपर जो वर्टिकल फोर्स हमारा लगने वाला है, इसके ऊपर जो वर्टिकल फोर्स है जो हमारा लगने वाला है, दैट कैन बी रिटन सिंपली एज लैम्डा आर इंटू डी फाई। और यहां पर जो है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, टेंशन टी होगी लाइक दिस। ये डिफाई है तो डिफाई बाई 2 है, तो हम देख सकते हैं टी कॉस डिफाई तो हमारी खत्म हो जाएगी है, तो अंदर की तरफ जो बचेगी 2t साइन ऑफ डिफाई बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा, जी लिखना भूल गया था मैंने यहां पर। ठीक है, लैम्डा आर जी इंटू डी फाई। एंड नाउ यहां पर जो है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल दिस कैन बी रिटन एज डी फाई बाई 2, सो 2 इंटू 2 इज गॉन, वो खत्म हो गया है, तो यहां पर भी डिफाई, यहां पर भी डिफाई, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू लैम्डा आर इंटू जी। दैट इज व्हाट वी कैन राइट। ठीक है। नाउ लोएस्ट मोस्ट पॉइंट बोला है हियर, T is equals to T naught. Here T is equals to T naught. And T naught का वैल्यू जो है that will be equals to lambda Lg by tan theta naught. तो lambda Lg by tan of theta naught equals to lambda r into g. So lambda is gone. g is gone. तो जो हमारा r आ जाएगा that will be L by tan theta naught. L is nothing but 6. So this will come out to be equals to 8 meter. So 8 meter is the radius of curvature of the lowest most point. Okay? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A long elastic cord obeying the Hooke's law is stretched enough due to its weight. पहला केस में उसको मैंने वर्टिकली हैंग कर रहा हूं, और दूसरे केस में मैं इस तरीके का कैटेनरी बना रहा हूं जहां पे एंगल जो है वो है हमारा 45 डिग्री, इन विच केस द स्ट्रेच इज गोइंग टू बी मोर। ये चीज हमें यहां पर निकालनी है। अच्छा, पहले केस 1 के बारे में देखते हैं। इसका मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा मान लो। Look, the stretching force is basically the tension acting. The stretching force is basically the tension acting. So, यहां पर ये वाले पॉइंट पे टेंशन जो होगी that will be 0, और ये वाले पॉइंट पे जो हमारा टेंशन होगी that will be lambda Lg. ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एवरेज टेंशन, जो हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स रहेगा, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज लैम्डा Lg। हमें एग्जैक्टली कुछ कंप्यूट तो नहीं करनी है, तो द एवरेज स्ट्रेचिंग फोर्स दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द लैम्डा Lg by 2।
ये इतना फोर्स के कारण यहां पर इस कॉर्ड में स्ट्रेच होने वाला है। वी हैव टू बेसिकली द कंपेयर द टू, दोनों का एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यूज तो हमें निकालना नहीं है, उसके तो बहुत सारे डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब सेकेंड वाले केस पर देखते हैं, केस 2। अच्छा, केस 2 में क्या है, यहां पर हमारा ये किस तरीके से कैटेनरी बना है, लाइक दिस। एंगल जो बना है वो हमारा 45 डिग्री बना है। सो दिस इज सेट टी, दिस इज सेट टी, इन दोनों पॉइंट पे लग रहा है टी टी। चलो थोड़ा ये नाम में बार बार गलती करता हूं, यहां पर टी नॉट मान लो ना। यहां पर दोनों टी नॉट का जो है हम अगर कंपोनेंट पे रिजॉल्व करें, सो एंगल्स तो हमारा 45 ही है, तो 2 टी नॉट इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री विल बी लैम्डा एल जी। सो टी नॉट का जो वैल्यू आएगी that will be equals to lambda Lg by √2। T नॉट की जो वैल्यू आएगी that will be equals to lambda Lg by √2। So T horizontal वो तो हमारा हर पॉइंट पे फिक्स ही रहेगा, that will be T नॉट cos 45, that will be lambda Lg by 2। देखो हर पॉइंट पे T हॉराइजेंटल तो lambda Lg by 2 तो इतना तो रहेगा ही रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा T एट एनी पॉइंट है, T एट एनी पॉइंट जो है that will be under root TA square plus TV square। वर्स्ट टू वर्स्ट केस ले लो, जो कि हमारा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है, वो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर भी टीवी हमारा 0 है, बाकी हर पॉइंट पे वर्टिकल का कुछ तो वैल्यू होगा। तो इतना तो मैं बोल ही सकता हूं, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लैम्डा एलजी बाई 2। इक्वालिटी साइन केवल और केवल मेरा हॉराइजेंटल पॉइंट के लिए वैलिड रहेगा, बाकी हर पॉइंट के लिए जो हमारा टेंशन जो उसको खींच रहा है पॉइंट को, वो जो टेंशन हमारा लगेगा हर पॉइंट पे, वो लैम्डा एलजी बाई 2 से बड़ा ही होने वाला है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा एवरेज ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्सेस होंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन लैम्डा एलजी बाई 2। द एवरेज स्ट्रेचिंग फोर्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन lambda Lg by 2. Therefore, what we can say is stretch in catenary will be more. catenary के केस में stretch जो होगा वो definitely हमारा ज्यादा होने वाली है। ओके दोस्तों, so now we are going to find out the equation of a simple catenary. As such, अगर मुझे कोई पूछेगा क्या सर ये सिलेबस के अंदर है, मैं बोलूंगा नहीं। क्या ये इक्वेशन करके हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है? इसका जवाब भी मेरा नहीं रहने वाला है। तो सर करा क्यों रहे हो? थोड़ा सा किया हुआ होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया जो हम लोगों का जो मास वगैरह के बारे में जो हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर मान लो कोई कर्व्ड मास दिया हुआ हो, डायरेक्टली कैटेनरी नहीं देकर कोई और एक रोप का शेप दिया हुआ हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हम किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया जो है वो मैं यहां पर तुम लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल कैटेनरी क्या होती है? ये है मेरा सिंपल कैटेनरी, जिसका दोनों एंड जो है वो हम लोग सेम वर्टिकल लाइन पे जो है वो मैं डाल रखा हूं। ठीक है,
ध्यान देना यहां पर जो है मैंने कहीं पर भी एक्सिस ड्रॉ नहीं किया, बट ऑब्वियस सी बात है इसका जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है हमारा वाई एक्सिस जो है वो तो इसका लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से ही बनाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के बारे में मैं राइट नाउ कुछ नहीं कह सकता हूं, तो मैं एक्स एक्सिस तो यहां पर ड्रॉ कर लिया कोई भी जनरल पॉइंट पे। हम अपने फायदे के अनुसार एक्स एक्सिस को चूज करेंगे। जरूरी नहीं है जो इसका एंड पॉइंट को ओरिजिन मानने पर ही मेरा इक्वेशन अच्छा आए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक्स एक्सिस मेरे लिए वेरिएबल है, लोएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं बता दूंगा, ठीक है। तो राइट नाउ लेट इट बी द सिनेरियो। अच्छा, तुम लोगों को जो मैंने मेन इक्वेशन बताया था वो मेन इक्वेशन क्या था? वो ये था जो टी नॉट इंटू डी ऑफ tan थीटा दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा dl इंटू जी। ये तो हम लोगों ने लिखे थे डेफिनेटली। अच्छा, अब ध्यान दो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टी नॉट बाई लैम्डा जी, वो जो भी है वो एक कैटेनरी के लिए फिक्स है। टी नॉट बाई लैम्डा जी जो भी है वो एक कैटेनरी के लिए फिक्स है। एंड tan theta can be simply written as dy by dx, and dl can be simply written as under root dy square plus dx square। ये जो कांस्टेंट है इसको मैं a मान लेता हूं, a इंटू, और मैं दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देता हूं dx से, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ए जो भी है वो मेरा एक कांस्टेंट है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। So what I can write is a into d square y by dx square now how can we solve this? यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो how can we solve this, ठीक है। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये आगे तुम लोग सीखोगे, इसको बोलता है क्लैरियट इक्वेशन। Let dy by dx, let us take it as p, ठीक है। तो dy by dx को अगर मैं p बोलता हूं तो what I have is a into dp by dx is equals to under root 1 plus p square, right? So a dp by under root 1 plus p square will be equals to dx, ठीक है। ओके, सो नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, a, इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं ln p plus under root 1 plus p square, that will be equals to x plus c। अरे बाय द वे एक बात ध्यान देना, जो मेरा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है यहां पर हमारा वर्टिकल टेंजेंट बनता है, तो एट x इक्वल्स टू 0 जो हमारा p यानी जो dy by dx होगा that must be also equals to 0. So if we substitute it over here, तो यहां पर आ जाएगा मेरा ln1, तो यहां से मैं सिंपली लिख सकता हूं जो c जो होगा that is also equals to 0। तो मेरे पास ये आ गया है जो ln p प्लस अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए, यानी मेरे पास ये आ जाएगा p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इज e टू द पावर x बाई ए, राइट। अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी e टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, एंड नाउ रैशनलाइज इट, सो व्हाट वी गेट इज अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी is e to the power minus x by a. Now let's subtract the two. So what we have is 2p is equals to e to the power x by a minus e to the power minus x by a. So p will be equals to this, and this will be equals to dy by dx. This will be equals to dy by dx. So now इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, y will be equals to e to the power x by a dx e to the power minus x by a dx. So this can be written as 1 by a e to the power x by a plus e to the power minus x by a. मैंने यहां पे by 1 क्यों लिख दिया, सॉरी दोस्तों, ये by 2 था। तो यहां पर मेरे पास 2y आएगा। प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब बेसिकली चॉइस ऑफ एक्स एक्सिस इस तरीके से होना चाहिए जो कि मेरा ये c0 हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक्स एक्सिस को इस तरीके से चूज करूंगा, इफ वी सी ओवर हियर, if c is equals to 0, that implies that 2y is equals to 2a, यानी y equals to a। अब देखो, नेचर ऑफ द इक्वेशन में c से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को अगर गायब कर रहा हूं तो मेरा चॉइस ऑफ एक्स एक्सिस फिक्स हो गया है। इसका वर्टेक्स जो है वो हमारा a,0 पर ही होना चाहिए। तो हमारा जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ कैटेनरी y इक्वल्स टू a बाई 2 e टू द पावर x बाई a प्लस e टू द पावर माइनस x बाई a. This is one form of writing the equation of catenary. Lowest point is a,0। अच्छा, घबराना नहीं है। बहुत लोग यहां पर जो ये कांस्टेंट है इसको a नहीं लेकर 1 by a लेते हैं, ठीक है। यहां पर जो है वहां पे 1 by a लेते हैं। तो अनदर फॉर्म इज, बस a की जगह पे 1 by a ले लो, तो अनदर फॉर्म बहुत जगह पे इस तरीके से भी लिखते हैं, y is equals to e to the power ax plus e to the power minus ax by 2 into a. This is the equation. बस यहां पर जो है इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा, इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा दैट विल बी 1 by a 0,
1 by a। यहां पर भी मैं गलत लिखा हूं, ऑब्वियसली बात है, एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस वुड बी 0, a। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी। अब बाय द वे देखने में पैराबोला लग सकता है, लेकिन ये पैराबोला नहीं है। सो विद दिस वी एंड द डिस्कशन ऑफ कैटेनरी। इतना हमारे लिए मच मोर देन सफिशिएंट है। ये इक्वेशन का इस्तेमाल हमारा एज सच कहीं नहीं होने वाला है, बस एक बार मैंने डिराइव कर दिया हूं। खुश रहो, दैट्स इट।